अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पहले ये बहस थी कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है या नहीं। अब बात बढ़कर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी तक जा पहुंची है। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है और अब वो वक्त भी पूरा होने को है और अब है नए दिन नए वक्त का इंतज़ार कि अपोजिशन क्या वक्त देती है, क्या टाइम देती है कि किस दिन वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के जो हैवी वेट सियासी चैंपियन है इस वक्त पूरा अपना अपना जोर लगा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन को अपने 162 अरकान के बाद सिर्फ 10 सीटों की ज़रूरत है। मतलब 10 सीटों का सवाल है। अपोजिशन इसके लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन सवाल वही सिर्फ 10 सीटों का है। शहबाज शरीफ ने बड़ी तेज़ रफ्तारी से मेल मुलाकातें की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, 10 सीटें पूरी नहीं हो रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के दाम लगाए गए, सवाल ना बदला जो 10 सीटों का है। 14 साल के बाद काफ लीग के साथ मुश्किल मुलाकात भी की, लेकिन 10 सीटों का मामला तो वहीं का वहीं खड़ा है। कभी अपोजिशन ने होमवर्क का वक्त मांगा, कभी डेडलॉक आया, मगर वो जो 10 सीटों का सवाल था वो अभी तक हल नहीं हुआ। आइंदा वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का मुतफ़िक़ा नाम भी सामने आ गया और वो भी 10 सीटों की दूरी पर खड़ा है। दावे तो 22 अरकान के साथ राब्तों के हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ 10 सीटों की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के दावे अभी भी वही हैं। उनका तो मानना है कि इत्तेहादियों के बगैर भी 10 सीटें पूरी कर सकते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात का जवाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद बड़े ही पुरएतमाद लहजे में देते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन के बस का रोग ही नहीं है। क्या कहते हैं वज़ीर दाखिला, ज़रा ये भी देखिए। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला है। ठंडा प्रोग्राम रखें, जब इन्होंने लाना हो बताएं कि हम रिक्वेजिशन किस दिन पेश कर रहे हैं। अपोजिशन ने गलती की तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि खजान चली गया, खजान की जड़ों में बैठ जाएगी। 4 साल हो रहे हैं, 1 साल रह गया, ये पछताएंगे। काफ लीग और MQM की 12 सीटें जो हैं ये इस वक्त जो मुल्की सियासत है ये इसका मरकज़ बनी हुई है। शहबाज शरीफ चौधरियों से मिलने उनके घर जाते हैं तो वज़ीर आज़म ने भी अपने लाओ लश्कर के साथ उनके चौधरी बरादरान के घर का दौरा किया, लेकिन चौधरी बरादरान ने अपोजिशन से पंजाब की वजारत आला मांगी, जो डिमांड पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में अपोजिशन के लिए पहले से 10 सीटों का पहाड़ सर करना और भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर मोनिस इलाही से मिलना मतलब ये है कि टेंशन अभी बाकी है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी टेंशन देने के लिए अपने मार्च के साथ इस्लामाबाद के रास्ते पर रवां दवा हैं। मार्च अब खानेवाल पहुंच चुका है, जहां वो अदम एतमाद में आगे आगे हैं, वहीं महंगाई मार्च में आवाम का खून भी बिलावल भुट्टो हमें गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, उनकी भी सुन लीजिए। इस्लामाबाद तक पैगाम पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि इमरान को जाना पड़ेगा। सिलेक्टेड ने आपका जेब पे टाका मारा है, हम इससे हिसाब लेंगे। अब फवाद चौधरी भी बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े हैं। वो उल्टी दावत दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च को छोड़े, मैच देखने आए। क्या कहते हैं फवाद चौधरी, उनकी भी सुन लीजिए। अपोजिशन को कहूँगा कि एक हम फ्री आपको बॉक्स दे देते हैं, आप आइए 4-5 दिन मैच देखें आराम से, और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बनाए, बंदे वगैरह तो आपसे पूरे हो नहीं रहे। जो लॉन्ग शॉर्ट मार्चेस कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए। अब नाजरीन बात यह है कि दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस देखकर कंफ्यूजन और बढ़ गई है कि कैसे पूरी होंगी ये 10 सीटें, क्योंकि जैसे राब्ते अपोजिशन हुकूमती अरकान को तोड़ने के लिए कर रही है, कुछ वैसे ही राब्ते हुकूमत भी अपोजिशन अरकान को तोड़ने के लिए कर रही है। अब इस जोड़ तोड़ का क्लाइमेक्स क्या होता है, इसी पर बात करने के लिए मुझे वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। आपका एग्जैक्टली बताइएगा पीपल्स पार्टी का काफिला कहाँ तक पहुँचा, और दूसरा आसफा जरदारी की तबीयत उनकी कैसी है, उनकी आंख पर ड्रोन कैमरा लगेगा, उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी, आंख अल्लाह ने उनकी महफूज रखी और आंख से ऊपर उनको थोड़ा जख्म आया है, लेकिन बेहतर हैं। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये जो हमारे चैनल के दोस्त हैं इनको ये फुटेजेस की दौड़ में इतनी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए। और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जी जो ड्रोन है ये बड़े खतरनाक हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें तो वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि शायद हमारी
रैली में ड्रोन का इस्तेमाल ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फुटेजेस हम उनको खुद मैनेज करके दे देंगे, हमारा अपना जो सिस्टम चलता है उससे हम फुटेज बना के देंगे, लेकिन वो फिलहाल बेहतर है। अच्छा, दूसरा जो आपने पूछा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम के करीब हैं जो अपनी इस मार्च की, और जिस किस्म का पुरजोश इस्तकबाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कराची से लेके मियाँ चनू तक हुआ है, वो बहुत शानदार है। और सच्ची बात है कि जिस किस्म की तवक्को कर रहे थे वैसा ही रिस्पॉन्ड लोगों ने किया है। मैं और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है और लोगों की जिंदगी तंग है। जहाँ जहाँ इस्तकबाल हो रहा है वहां से भी लोग काफिलों में शामिल होते जा रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। जी जी जी, प्लान यही था। कराची से जब काफिला रवाना हुआ तो उसमें फिर लोग एड ऑन होते गए हैं। कराची से जब हम चले थे तो उसमें कुछ लोग थे जो डिस्ट्रिक्ट छठा की हदूद से वापस आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद थी गाड़ियों की जो चेयरमैन साहब के साथ अब तक चल रही है। और जो लोग वापस चले गए थे छठा से, उनका प्लान ये है कि वो लाहौर में कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ आके इस्लामाबाद ज्वाइन करेंगे। तो ये काफिला बहुत बड़ा होगा जब लाहौर के बाद, तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक आप लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां जाकर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, प्लान क्या है? अगर उससे पहले अदम एतमाद आ जाती है, कामयाब हो जाती है, क्या फिर भी काफिला ऐसे रवा दावा रहेगा इस्लामाबाद की तरफ? नहीं, देखिए तारीख तक हमारा प्लान इस्लामाबाद पहुंचने का, लेकिन 8 से पहले ये मुमकिन नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश हो जाए असेंबली में। सबमिट जरूर हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि जब वो जमा कराई जाती है तो उसके बाद स्पीकर के पास ये कुछ दिनों का होता है, गालिबन 14 या 15 दिन का टाइम होता है कि उस दौरान में उसने इजलास बुलाना है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि 8 तारीख से पहले ये जो मोशन है वो सबमिट भी हो जाए और असेंबली के अंदर आ भी जाए और उसमें वोटिंग भी हो जाए। वो तो शायद हमारे इस मार्च के बाद ही जाएगा। लेकिन देखें, एक चीज बड़ी जरूरी थी कि एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो आईनी तरीकेकार हैं उसको हम फॉलो करें। दूसरा, हम ये समझते थे कि लोग बहुत मुश्किल में हैं और सियासी जमातें लोगों की नुमाइंदगी करती हैं, और बिलावल साहब ने लोगों की जो मुसीबतें थी, जो मुश्किलात थी, उन्हीं को बुनियाद बनाकर इस अवामी मार्च का ऐलान किया था। और ये भी आपके इल्म में होगा कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने पिछले कुछ अरसे में 3 मरतबा मुल्क की सतह पर अवाम के इशूज पर एहतजाज किया। उन्होंने किसानों को जो खाद नहीं मिल रही थी उस पर फिर किसान मार्च किया पूरे मुल्क में। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी तो उस पर किया। जब गैस की शॉर्टेज हुई पूरे मुल्क में तो उस पर किया। तो कराची से लेके खैबर तक एक ही दिन में हमने एहतजाज किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और उसके बाद ये फिर जो है कराची से अवामी मार्च शुरू हुआ और इसमें भी बहुत बड़ी तादाद हमारी हिस्ट्री जाहिर है सबके सामने है। लॉन्ग मार्च हो, धरने हो, एहतजाज हो, इससे हुकूमतें घर जाया नहीं करती हैं। हमारे सामने कादरी साहब की इसका भी लॉन्ग मार्च धरना है, जिससे आप लोग बड़े बखूबी बड़े अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी ने डायलॉग किए, निपटी, लेकिन वो जो मुतालबात थे कादरी साहब के वो तो पूरे नहीं हुए। फिर 126 दिन का धरना था पीटीआई का, वो भी इस्तीफे मांगते थे और बहुत सारे उनके भी मुतालबात थे। उनमें से भी क्या मुतालबात उनके पूरे हुए, वो भी इस्तीफे का हर रोज़ मुतालबा करते थे कि जो नवाज शरीफ है इस्तीफा देकर घर जाएं। वही मुतालबात बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं। आपका मकसद क्या है? इस्लामाबाद पहुंच के क्या करेंगे? 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, या तकरीरें वगैरह करके बस वापस आ जाएंगे? शायद एक मैं आपको बात बता दूं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अवामी मार्च है ना, हाँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की तारीख में इतना तवील कोई मार्च हुआ हो कि जो तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला हम बाय रोड तय करें, जिसमें 10 रातें हम जो है मुख्तलिफ शहरों में गुजारे और लातादाद इज्तिमात से चेयरमैन साहब खिताब करें। ऐसा हुआ कभी नहीं। ना ये कादरी साहब ने किया, ना इमरान खान ने किया, ना किसी और जमात ने किया। ये जरा सा मुख्तलिफ और मुनफरिद किस्म का अवामी मार्च है। और इसमें हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हमने जाकर कोई धरना दे के बैठ जाना है। हमने तो वहाँ जलसा जो है वो खिताब करना है लोगों से जो वहाँ होंगे। अब उसके बाद अगर खुदा ना खासा बीच में कोई फर्दर डेवलपमेंट हो जाती हैं और फिर जरूरत पड़ती है तो शायद कोई और फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल बिलावल साहब ने ये कहा था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, अवाम की जो नफरत है हुकूमत के खिलाफ उसका इजहार करेंगे और उसके बाद इस हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई है उसको हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। तो ये हमारा लाएअमल है। कहीं से लग रहा है आपके मार्च को लेकर हुकूमत परेशान है? दबाव जो है कहीं से लग रहा है आप लोगों को
क्योंकि वो तो खुद सिंध में आप लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं और लोगों को जगा रहे हैं। अरे शाजिया देखिए, मैं तो मुतालबा कर रहा हूँ रोजाना आपके रिपोर्टर से, कैमरामैनों से, कि जिस तरह बिलावल साहब के मार्च की आवाम भी दिखाई जाती है, गाड़ियां भी दिखाई जाती हैं, गिनती भी की जाती है। ये जो जोकरों का मार्च चल रहा है ना सुबह सिंध में, इसमें जो लोग शामिल होते हैं, जो गाड़ियां शामिल होती है, जरा उसको भी दिखा दें। जो लोग इनके मजमे में बैठे होते हैं जरा उनको भी दिखा दें। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर स्पेस लेने के लिए एक ड्रामा रचाया है और बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहा है। और ये जहां जहां गए हैं उनको लोगों ने कोई खास तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन ऐसे ही ख्यालात उनके आप लोगों के बारे में, वहां भी वजीर खारजा लीड कर रहे हैं मार्च को। मेरी अर्ज सुने वजीर खारजा को तो देखिए, इमरान एक नजर भी उस पर भाता, उसको पसंद करता, इसलिए कि ये वजारत अज़मा का उम्मीदवार है। इमरान खान को पता है, सिर्फ इसलिए भेजा है कि इसके मुरीद हैं गोटकी में, थरपारकर में, मिट्टी में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये जाएगा तो मुरीदें आ जाएंगे तो कुछ नजराना भी दे देंगे और कुछ इसके हाजिरी जो है वो तादाद बढ़ जाएगी। या उनको ये कह रहे होंगे कि हमने बिजली महंगी की है, हमने गैस महंगी कर दी, हमने दवाइयां महंगी कर दी, हमने रोजमर्रा इस्तेमाल की तुम्हारी अशिया महंगी कर दी है, तुम हमारे साथ चलो। हमने सिंध का पानी बंद किया हुआ है, सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। बेड़ा गर्क करके रख दिया है पूरी मईशत का, सिंध के लोगों का खास। अच्छा, सईद गनी साहब, अदम एतमाद को लेकर मैं ही समझता हूँ कि इसके पीछे कोई ना मंतक है, ना कोई रीजन है। पीपुल्स पार्टी का जो मार्च है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मार्च है, वो अवाम के मसाइल के लिए है, उन मसाइल के हल की तलाश के लिए है। और असरात इस तरह सामने आना शुरू हो गए हैं कि एक ही दिन में इमरान खान ने, जब वो मार्च हैदराबाद पहुंचा तो इमरान खान ने बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया, इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान किया। महंगी कर दें तो तनकीद करते हैं, सब महंगी करता है। सस्ती करें तो भी कोई चैन नहीं लेने देता। क्या करे इमरान खान? नहीं भाई, हम तो कहते हैं महंगाई ना करो ना। देखिए, मुझे बताएं कि 5 रुपए 95 पैसे बिजली की कीमत आप बढ़ाते हैं एक दिन, और अगले दिन आप कहते हैं 5 रुपए में कम कर रहा हूँ। कौन सा एहसान कर रहे हैं? 12 रुपए आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और अगले दिन आप 2 हफ्ते बाद कहते हैं मैं जी 10 रुपए कम कर रहा हूँ। कौन सा एहसान कर रहे हैं आप? लेकिन परेशानी है, बेसिकली परेशानी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस मार्च की। इसकी बिना पर उन्होंने किया। इमरान खान नई मुल्क के जनाजे में नहीं गया, इमरान खान नई मुल्क की ताजियत करने नहीं गया, इमरान खान चौधरी शुजात की इयादत करने चला गया। इमरान खान जहांगीर तरीन को फोन करके पूछ रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है, जिसको बीमारी की हालत में वो जेल में डलवाना चाहता था। 9 को कराची भी आ रहे हैं। इमरान खान अगर ये हरकतें कर रहा है आ जाए, वो एमकेएम के मरकज जाना है, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन परेशान है, घबराहट में है, बहुत ज्यादा अपसेट हैं। अच्छा, अदम एतमाद को लेकर कितने मोटिवेटेड हैं आप लोग? जा रहे हैं। क्या ऑपोजिशन पूरे एतमाद है कि नंबर्स पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे? इत्तेहादी ने तो अभी तक तो नो लिफ्ट का जो है ना वो बोर्ड लगा के रखा है, वो लगता है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो ऑपोजिशन को भी राम कर रहे हैं और तसल्लियां हुकूमत को भी दे रहे हैं, उनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो रही बात पीटीआई के अपने लोगों की, उनको लेकर आप लोग कितने पूरे एतमाद हैं? देखें, आपको भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि पीटीआई के अपने मेंबर्स बेजार हैं उनसे। ये तो फोन करा के, दबाव डाल के उनसे बेचारों से असेंबलियों में कानून साजी करवाते थे, उनसे बजट पास करवाते थे, उनसे मिनी बजट पास करवाते थे। अब हमारे पास भी इत्तलात हैं, आपके पास भी हैं कि कोई फोन शोन, कोई धमकी शमकी उनको आ नहीं रही है, तो आजादी के साथ अपना फैसला करेंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई ऐसा सियासी आदमी जो हल्के की सियासत करता है, जो इलेक्शन लड़के जीत कर आना चाहता है, जो किसी के कांधे पर बैठ के नहीं आना चाहता, वो इमरान खान की नालायकियों का बोझ अपने कांधे पे उठाकर अपने हल्के में नहीं जा सकता। इत्तेहादी तो दूर की बात है, उनके अपने लोग नहीं जा सकते। ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास दोबारा वोट मांगने? अगर इलेक्शन हो जाता है, चले अगर 2023 में मालूम हो जाता है, किस तरह से जाएंगे? बात यह है कि सिर्फ विफाक को अपना जवाब नहीं देना पड़ेगा, सिंध हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा नए इलेक्शंस में कि आप लोगों ने पिछले 10 सालों में क्या किया है, 15 सालों में क्या किया है। फिर पंजाब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ बात इमरान खान हुकूमत की नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन देखिए ना, पीपल्स पार्टी तो इसलिए हम मुतमईन हैं कि 2002 के इलेक्शन से लेके 2018 के इलेक्शन तक जितने इंतखाबात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट भी ज्यादा मिले हैं, नशिस्तें भी ज्यादा मिली हैं। और 2018 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पूरे सूबा सिंध में, पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हम हारी हुई सीटें जीत रहे हैं, हम कैंटोनमेंट जीत रहे हैं,
तो अगर पीपल्स पार्टी पर लोग एतमाद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। अगर पीटीआई मुझे सर्टिफिकेट देगी कि जी कुछ नहीं कर रहे, और अगर जमात इस्लामी मुझे सर्टिफिकेट दे, अगर एमक्यू मुझे सर्टिफिकेट दे, तो मुझे तो जरूरत नहीं है उनकी ना। हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए अपने अवाम से, जो हमें बार बार दे रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है, हर तरफ एक ही बात हो रही है कि अदम एतमाद आएगी और कामयाब भी होगी। ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है, लेकिन उससे ज़्यादा पुरएतमाद हुकूमत भी लग रही है। लेकिन अगर इत्तेहादियों की बात करें तो कोई किसी एक इत्तेहादी ने भी खुलकर सामने आकर नहीं कहा कि हम लोग हुकूमत के साथ हैं। मतलब कि वो ऑपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं और इधर से हुकूमत को भी राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, अदम एतमाद अगर आती है, किस हद तक चांसेस हैं कि वो कामयाब हो जाए, जितनी ऑपोजिशन पुरएतमाद लग रही है? शाह साहब देखिए, अदम एतमाद की तहरीक लाना उनका हक है, आइन उनको गुंजाइश देता है, और अपना दिफा करना हमारा फर्ज है। हमें अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। हाँ। न जाने जो मर्जी कहा जाए, मीडिया पे जो कहानी बिल्ड की जाए, हमें उन पर एतमाद है। वो बावकार लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं, अपनी ज़बान के कॉन्फ्रेंस के पक्के हैं, अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं, और वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि इनका भी कोई नस्बुलैन नहीं है, कोई मुस्तक़बिल नहीं है, कोई यकसुई नहीं है कि अदम एतमाद करा के हासिल क्या करना चाहते हैं जी। और मैं बरान अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। और नंबर 3, वो अपने हलकों की आवाम के सामने कैसे सुरखरू होंगे जो अपने मैंडेट की मुखालफत करेंगे। कानूनन, आईनी तौर पर, इखलाकन कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए हमें अल्लाह के शाह साहब, फिर इत्तेहादी खुलकर सामने क्यों नहीं आते? खुलकर सामने आकर कह दें। जब परवेज इलाही साहब कहते हैं कि हंडिया पकड़ी है, जाहिर है इसमें से कुछ तो निकलेगा ना, और फिर बाद में फिर मोनस इलाही साहब से भी प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात करने की जरूरत पेश आती है, तो ये सारी कंफ्यूजन है, ये कौन फैला रहा है फिर? देखिए, मुझे तो कंफ्यूजन दिखाई नहीं देती। हो सकता है मीडिया का एक तबका हो जो फैला रहा हो, लेकिन मुझे कंफ्यूजन वाकईतन दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो क्लैरिटी दिखाई दे रही है अपने खलीफों में। नहीं, एमक्यूएम ने खुलकर कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाकर दिखाएंगे। परवेज इलाही साहब ने कब कहा, जीडीए ने कब कहा? आपके इत्तेहादियों ने खुलकर तो सामने आकर ऐसी कोई बात ही नहीं कि उल्टा मुलाकातें कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ। देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका, मुलाकात को करना चाहे शौक से करे, हमें फिर भी एतमाद है। और अगर उनको इतना एतमाद है तो वो बिस्मिल्लाह कहे, हमने रोका तो नहीं है। अगर इतना एतमाद है अपने इत्तेहादियों पर आप लोगों को, तो असद उमर साहब को कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया काफ लीग से मामलात को तय करवाने के लिए? मैं हैरान हूँ कि कितनी सादा चीजें लोगों को समझ नहीं आती। भाई, कोऑर्डिनेशन की बहुत सी जरूरतें होती हैं, सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्तलिफ इशूज होते हैं, लेजिस्लेशन होती है, मुख्तलिफ पॉलिसी मैटर्स पे हमने डिसीजन करने होते हैं। तो हमारे इत्तेहादी हमसे ये कह रहे थे कि हम आपका साथ देते हैं, हर इम्पोर्टेंट कानून साजी पे हमने आपका साथ दिया, लेकिन अगर आप हमें पहले एतमाद में दे दिया करें तो उसमें हमें अपनी रैंक एंड फाइल को कायल करने में आसानी होगी। वो उनकी बात बड़ी मुनासिब थी, बड़ी माकूल थी। तो उस माकूल बात को अमली जामा पहनाने के लिए अगर असद उमर को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया तो ये मामलात को बेहतर करने के लिए इसमें मुजाहिका क्या है? ठीक है, इसका मतलब मामलात कहीं ना कहीं खराब हैं, जो मामलात को ठीक करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो जो मामलात हैं, आई एम सॉरी, नो, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आपका राइट है सर। हो सकता है आप यहाँ ये आपका व्यू है कि भाई मामलात खराब है, हमें मामलात खराब नहीं लगते। अच्छा, मामलात गिव एंड टेक पर जाकर हल होंगे, लेन देन होगा, या ऐसे ही मामलात हल हो जाएंगे? किससे लेन देन होगा? सर, इत्तेहादियों के साथ? नहीं, हमारे इत्तेहादी
हमारे दोस्त हैं, हलीफ हैं, सौदागर नहीं है। चले इत्तेहादियों को एक साइड पर रख दें, वो मान लिया कि वो आपके साथ हैं, जुबान के पक्के हैं, वादों के पक्के हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन चले जो ऑपोजिशन दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, 10 उन्हें को वोट चाहिए, सवाल सिर्फ 10 वोटों का है, वो तो कहते हैं 22 लोग राब्ते में, उनका क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये इनकी अपने अंदाजे है ना। ये बताइए, अगर ये इस किस्म के दिलासे न दे तो अपनी सफों को कैसे कायम रखें? आप देखें कि ऑपोजिशन के अंदर 2 आरा है। ऑपोजिशन के अंदर एक तबका है जो बारहा कहता आया है कि अदम एतमाद की तहरीक से कुछ हासिल नहीं होगा, इसमें मत पड़िए। और दूसरा तबका है, पीपल्स पार्टी इसरार करती रही है कि अदम एतमाद की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और नून लीग की ख्वाहिश है कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए था, नए इंतखाबात की कोशिश करनी चाहिए थी। तो उनकी अपनी, आपने शायद खान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट सुना कि अदम एतमाद की बहुत पेचीदगियां होती हैं। अब ये एक्सपीरियंस लोग हैं जो बात कर रहे हैं ना, तो इन्हें मालूम है कि अदम एतमाद की पाकिस्तान की एक अपनी तारीख है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो हमें तो लगता है कि इंशाअल्लाह इनके दावों के बावजूद जो पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुए हैं, जो हमारे हलीफ हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन उस पर भी आप लोगों का ज़ाहिर होमवर्क तो होगा ना। ज़ाहिर कहते हैं ना, हर वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासतौर पर सियासत में। तो ज़ाहिर आप लोगों ने कोई तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना, कि आप लोग भी ज़ाहिर अपने लोगों से मिल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ नहीं, काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर। तो क्या मामलात आप लोग ज़ाहिर है उसके लिए तो कोशिशें कर रहे हैं ना शाह साहब? देखिए, दोस्तों से रब्ता रखना, उनके जायज मसले हल करना हमारे फराइज में शामिल होता है और होना चाहिए। ठीक है, और फर्ज कीजिए कोई नाराज भी होता है ना, तो वो अपना कुंभा नहीं छोड़ता, घर बैठ के नाराजगी का इजहार करता है, उसका अजाला करते हैं। नहीं तो तरीन साहब ने तो ऐसा नहीं किया, वो तो बिल्कुल अपना कुंभा लेके साइड पे बैठे हुए हैं, उनके अलग इजलास होते हैं, अलग मीटिंग्स होती हैं। मेरी अर्सद ने पहली बात है कि उनके पास कोई कुंभा है नहीं, उनका कुंभा है नहीं, उनके ताल्लुकात हैं, उनकी दोस्तियां हैं, उनके मरासिम हैं, वो दावत करते हैं, लोग जाते भी हैं, बैठते हैं। वोटर वो इमरान खान के हैं, टिकट वो इमरान खान की पर मुंतखब हुए हैं, न कि तरीन साहब की। लेकिन आप लोगों के भी 10 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं कि उनको टिकट देनी है, और वो राजी हैं पीटीआई छोड़ने के लिए और अदम एतमाद में उनका साथ देने के लिए और नून लीग में मिलने के लिए। पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग हैं बैठे हुए, नून लीग में ऐसे हैं जिनको अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है, वो हमसे रुजू कर रहे हैं। अगर मैं ये आपको कहूँ, पीपल्स पार्टी पंजाब वाले जो है, खास तौर पर वो नजर आता है कि इस टिकट पर तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, और वो हमसे रुजू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग वाले कई जिन हलकों से ये लोगों से रुजू कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि वो हाथ पे हाथ, जो आप फर्ज कीजिए एक पीटीआई के मेंबर को वो अकोमोडेट करते हैं, ठीक, उसको टिकट का वादा करते हैं, तो जो ऑलरेडी 2018 में उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ चुका है, कोई 19-20 वोटों से जीता है, हारा है, कोई 2-4 हजार से हारा होगा, कोई जीता होगा, वो हाथ पे हाथ धरे इनका मुंह तकते रहेंगे? वो उनकी सियासत को कबूल करेंगे? हरगिज़ नहीं। उनके अपने हल्के के मफादात हैं। आपका ख्याल है कि उनकी क़यादत फैसला कर लेगी तो वो खामोशी से, अगर लिख लीजिए, अगर उनकी क़यादत ने इस किस्म की सौदेबाजी की, नून के अंदर एक बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा। लेकिन शाह साहब, ऑपोजिशन इस बात पे बड़ी पूरा एतमाद है इस बार के एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है, कोई कॉल्स नहीं जा रही हैं, कोई दबाव नहीं आ रहा है इस बात की, इस बार उन्हें बहुत ज्यादा तसल्ली है। तो क्या मतलब लिया जाए इसका? तो उन्हें फिक्र किस चीज का है? इत्मीनान कीजिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें एतमाद भी, हम बहुत पूरा एतमाद हैं, वो तो कह रहे हैं। हम उतने हैं, हम उतने ही हैं। आप भी उतने ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप चले, उनकी तो मेल मुलाकातें चल रही हैं, अगर आप लोग इतने पूरे एतमाद हों, फिर क्या जरूरत पड़े प्राइम मिनिस्टर को चौधरी बिरादरान के घर जाने की, उनसे मुलाकात करने की, फिर मोनस इलाही साहब से दूसरी बार मिलने की?
पहली बात तो यह है कि मोनिस इलाही साहब उनकी काबीना का हिस्सा है। अगर वो मिल रहे हैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनके कैबिनेट के मेंबर हैं। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को इतनी सादा बातें समझ नहीं आती। लेकिन हमने पिछले 3.5 साल में ऐसी मुलाकातें नहीं देखी शाह साहब। देखिए, हस्बे जरूरत होता है ना, अगर हम जरूरत महसूस करेंगे कर लेंगे। उनकी मुलाकात होती भी रही है और होती भी रहेगी। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब तीमारदारी के लिए चले जाएं और उनसे अपने हलीफों से मिलने चले जाएं तो इस पे इतना भौचाल क्या आ गया? आखिर 14 साल के वक्फे के बाद शहबाज शरीफ साहब भी तो गए थे ना उनकी तीमारदारी करने। और अगर वजीर आजम चले गए तो क्या हर्ज है? नहीं, वो तो मानते हैं कि जाहिर है आतम एतमाद के मामलात पर बातचीत करने, वो तो इस चीज को एडमिट करते हैं शाह साहब। वो ये नहीं कहते कि हम सिर्फ तीमारदारी करने गए थे। क्या उनने वो तो कहते नहीं, देखिए ना, फिर आप बातों को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने तो कहा कि हमारे वहां गए, हमने तो अदम एतमाद की बात ही नहीं की। उनके बयानात उठा के देखिए ना, उन्होंने कहा हमने तो खैरियत मालूम की। ठीक है, चले ठीक है, लेकिन सुन ले फिर मेरी भी सुन ले शाह साहब, फिर मेरी भी सुन। नहीं, फिर मेरी भी सुननी पड़ेगी आपको। नहीं शाह साहब मेरी भी सुननी पड़ेगी। मैं कर रही हूँ वजाहत, मैं वजाहत कर रही हूँ। देखिए, नहीं, आप वजाहत मुझे वजाहत करने दीजिए। आपने सवाल किया, वजाहत दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा, मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैं आपको पेश कर सकता हूं कि उन्होंने कहा वो जरूर आए, वो बैठे, बड़े उन्होंने खैरियत मालूम की और हमने उनकी तीमारदारी की और हमने तो अदम एतमाद की बात ही नहीं की। ठीक है, तो कहा जब परवेज इलाही साहब से जब मिलने गए इमरान खान साहब तो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि वो बड़े पुरएतमाद हैं, जो चौधरी बिरादरान है वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। अगले दिन ही टेलीविजन स्क्रीन पर आकर तारिक बशीर चीमा ने कह दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। जो बात फवाद चौधरी साहब करते हैं आके बाहर, वो उनकी पार्टी के लोग उसको डिनाई कर देते हैं फिर। अच्छा सुनिए मेरी बात, मेरी गुजारिश सुनिए। पहली बात ये है, मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि हमें इतनी परेशानी नहीं है जितनी मीडिया के कुछ लोगों को परेशानी है हमारे एतमाद पर। हमें अपने हलीफों पे मुकम्मल एतमाद है, हम परेशान नहीं है। न जाने और लोग क्यों परेशान है। सर घबराए हुए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए। तो आपने देखा कि बिलावल का चेहरा घबराया हुआ था, तकरीर कर रहा था तो पीछे खान की आवाजें आ रही थी। वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोगों से। मौलाना साहब ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अरे मेरे बीबी, अगर मैं ये कहूँ, जो मुल्तान का शो इनका नाकाम हुआ है, इन्होंने जनूबी पंजाब की तंजीम से कहा है कि 48 घंटों में आप अपनी अगले प्रोग्रामों की इस्लाह करो या मुस्तफी हो जाओ। फिर सही है। आप लोग जो सिंध में जाहिर है एक अवेयरनेस आगाही मुहिम लोगों को जगा रहे हैं कि पिछले 15 सालों में सिंध को कितना लूटा गया, तो कितना अपने इस मकसद में आप लोग कामयाब हो रहे हैं लोगों को अवेयर करने में? काश आप यहाँ खुद होते और देखते। कम से कम आपका मीडिया जरूर होगा और फुटेज तो आपके पास सोशल मीडिया के जरिए यकीनन आ रही है और आप देख रहे होंगे। इतने बड़े इज्तिमात, इतना रिसेप्शन किसी के वहमो गुमान में नहीं था जो हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये लोग इनसे तंग हैं, इनकी नाकिस हुक्मरानी से, इनकी लूट मार से, इनके MNA MPs के रवैये से, इनके मिनिस्टर्स और जो ठेकेदारों में जो मिलाप है उससे तंग है लोग। वो नजात दहंदा की तलाश में थे। उन्हें कोई मुनासिब वफाकी सोच रखने वाली जमात अगर मिलती है, यकीन जानिए वो 15 साल वोट दे दे के थक गए हैं। वो जो कहानियां, वो तराने, वो कहते हैं भाई हम बहुत सुन चुके और हम इन बातों पर 5 मरतबा आपको वोट दे चुके हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर, बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद पर कितनी दफा हमें वोट लोगे? 15 साल से मुसलसल हम आपको इक़्तिदार में रखे हुए हैं। मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी जमात का नाम दीजिए जिसको 15 साल एक सूबे में मुसलसल इक़्तिदार मिला हो, नाम लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपनी इतने अगर हालात खराब हैं 15 साल के बाद भी, तो वो हारी हुई सीटें जीत क्यों रहे हैं? आप देखिए फैसल वाडा साहब की सीट खाली हुई, कादर मंदखल साहब जीत के ले गए, तो फिर ऐसा क्यों था? हुकूमत की बेसाखियां और नाजायज कमाए हुए नोट एक तरफ हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग जो है ये पूरे खतरे के लिए इस वक्त खतरा बनती जा रही है। सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। बेलारूस में होने वाले मुज़ाकरात में आम अफराद को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त देने पर अब इत्तफाक हुआ है, जबकि जंग बंदी पर कुछ नहीं हुआ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो रशियन अफवाज है ये यूक्रेन के शहर खरसोन पर तकरीबन काबिज हो चुकी हैं, जबकि कैफ में भी रूसी फौजियों के टैंक दाखिल हो चुके हैं। इस सब के बावजूद यूक्रेनी फौज ने हथियार फेंके और सदर ने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो आखिरी दम तक अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। अमरीकी पेशकश पर यूक्रेनी सदर ने कहा कि हम वतन से निकलने के लिए सवारी नहीं बल्कि लड़ने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत है। नाजरीन, 1994 में जब मगरबी ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई थी, तब यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार तल्फ कर दिए थे, मगर आज तक यूक्रेन को ना तो नेटो का मेंबर बनाया गया और ना ही यूरोपीय यूनियन की रुकनीत उसे दी गई। बल्कि अब जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो ऐसे में मगरबी ममालिक इसका तहफ़्फ़ुज़ करने का अपना वादा पूरा करने के बजाय आए बाएँ शाएँ से काम लेने लगे हैं और रशिया पर चंद मौशी पाबंदियाँ आयद करने के बावजूद के बाद खुद को इस जंग से बरी ज़िम्मा आप समझ रहे हैं। रशिया पर पाबंदियों को लेकर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोट नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूसी सदर से मुआहदे कर रहे थे। चूंकि ये किसी पाकिस्तानी सरबराह का 23 सालों के बाद रशिया का दौरा था, इसलिए दुनिया में इसका जो तासुर है इस मुलाकात का मुख्तलिफ इसको अंदाज में मुख्तलिफ नज़रिए से इसको देखा गया। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान क्या न्यूट्रल रह सकेगा और क्या दुनिया वाकई पाकिस्तान की इस पोजीशन को वाकई न्यूट्रल देख रही है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा लाहौर से मुझे साजिद तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपका, आप पाकिस्तान आए हुए हैं। थैंक यू सो मच एंड यस, मैं पाकिस्तान में हूँ अभी जी और थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। अच्छा साजिद साहब, अमेरिका की आखिर पॉलिसी है क्या रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर? यूक्रेन को ना तो नेटो का मेंबर बनाया गया, ना उसे हथियार दिए जा रहे हैं, जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ उसको चाहिए वो अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से यूक्रेन को नहीं दिया जा रहा। नहीं, अच्छा आप मुझे सुन पा रही हैं? आप जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, मैं सबसे ज्यादा अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी को ब्लेम करूंगा। उसकी वजह यह है कि जो बाइडन, जो कि पहले एज ए वाइस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दौर में रह चुके हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी को चाइना और रशिया बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुका है और उसी वजह से दुनिया का बैलेंस खराब है। इस वक्त अमेरिकन जब अफगानिस्तान से निकले हैं, दे आर डीमोरलाइज्ड और वो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में नहीं थे कि वो यूक्रेन के अंदर जाके उसको प्रोटेक्ट कर सकते। और मैं ये भी मेंशन करूंगा कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इस वक्त आप देखें तो यूरोप और एशिया, आसियान ने भी आज को जो स्टेटमेंट दी है कोई इतनी सॉलिड नहीं है। इसी वजह से मेरे ख्याल में पुतिन जो है, जो कि बहुत एक मजे हुए अपने रशियन लीडर हैं, KGB उनकी ट्रेनिंग है और वो उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। ये अफसोस के साथ है कि इस वक्त लीडरशिप का वैक्यूम है। लेकिन क्या रशिया पर पाबंदियां लगाना ही आप समझते हैं कि इस मामले को सुलझाने का या जंग को रोकने का यही एक ऑप्शन रह जाता है कि बस आप रशिया पर पाबंदियां लगा दें? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में रशिया जो है उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है कि सैंक्शंस को किस तरह डील करना है, क्रिप्टो करेंसीज और किस तरह के और उनके पास टूल मौजूद हैं। मेरे ख्याल में दे हैव कैलकुलेटेड, दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। मेरे ख्याल में इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अमेरिका में और यूरोप में कि देयर इकोनॉमी इज क्रिपलिंग और दिस एंड दैट। लेकिन मेरे ख्याल में रशिया विल सर्वाइव, रशिया विल मेक इट थ्रू और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके वो रहेंगे। इसमें यहाँ पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि आज यूक्रेन को बेचारों उनको लाचार छोड़ दिया है और वो बेचारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। तो क्या बाइडन इंतजामिया इस सारे क्राइसिस से निपटने के लिए नाकाम है, नाअहल है या ब्लंट कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल। एक तो ना उनके पास बिल मौजूद है और मैं थोड़ा सा माजी इसका मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से पुतिन ने कैलकुलेट किया है करंट एडमिनिस्ट्रेशन को। बराक ओबामा दौर में इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डेमोक्रेट पार्टी थी, इन्होंने सीरिया में रेड लाइनें ड्रा करते रहे, कुछ ना कर सके।
इन्होंने देख लिया साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने अपने बना लिए आइलैंड, तो कुछ न कर सके। और इसी तरीके से अफगानिस्तान से जिस तरह निकले हैं, ना सिर्फ उनकी अफवाज डिमोरलाइज हैं, अमेरिकन सिटीजन्स डिमोरलाइज्ड हैं, और वो इतना खौफ है उनके ऊपर इस वक्त जंग का, और बार बार आपने देखा होगा कि वो सैंक्शंस की बात करते हैं लेकिन दफाई तौर पर डिफेंड करने से वो बिल्कुल कतरा रहे हैं। नेटो ने रिफ्यूज कर दिया है कि मिलिट्री इसका हम जो है इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, और पुतिन को पता था इन चीजों का। और इस वक्त जाती तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त एक वैक्यूम है लीडरशिप का, और इसकी सबसे बड़ी रीजन अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी है। और मेरे ख्याल में वो ये इस चीज का भी हल जल्दी निकलने वाला है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, 2024 में रिपब्लिकन वापस आ रहे हैं। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन वीकेस्ट उनका अपना पोल है लीडरशिप का, आप देखें 41%, 37%, जो कि कभी भी अमेरिका की हिस्ट्री में सदर के पहले साल में नहीं होता। लेकिन इन चीजों के हल निकलेंगे, और अगर ना निकले तो इसके बाद ताइवान और फिर गॉड नोज के लिस्ट कहाँ जाएगी। फिर जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान की पोजीशन को क्या वाकई न्यूट्रल समझ रहा है? आप देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस करारदाद के खिलाफ जो वोट देने थे रशिया पर पाबंदियों के हवाले से, पाकिस्तान उसमें न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान ने ना वोट दिया, ना हक में दिया, ना मुखालिफत में दिया, पाकिस्तान उसमें गया ही नहीं। तो पाकिस्तान की इस पोजीशन को क्या वाकई दुनिया ऐसे ही देख रही है जैसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल खान साहब जहां भी जाते हैं, चाइना गए हैं चाहे रशिया जाते हैं, ये फॉरेन स्टेटमेंट दे के जाते हैं कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इस पे एक देखें, एज ए न्यूट्रल सोचे, आप उनकी डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाते, आप चाइना, आप ओलंपिक में जाते हैं लेकिन कहते हैं बायलैटरल हमारा विजिट है, और साथ ही आप रशिया चले जाते हैं, उस दिन जाते हैं जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के लिए चीख रही हो, और आप रशिया चले जाते हैं। ये वेस्ट जो है वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं कि वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग। मेरे ख्याल में खान साहब को सोचना चाहिए था कि अब या तो अपने दौरे को डिले करते, या फिर वेस्ट को और अमेरिका को जिनके साथ 74 साल के रिलेशनशिप है उनको इत्मीनान में लेते, बैलेंस करने की कोशिश करते। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में खान साहब और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है फाइनेंशियली डेस्परेट है वो, और उसकी वजह से वो इस तरह के स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज कंप्लीटली गॉन इनटू द चाइनीज एंड रशियन कैंप। तो इसके लिए पाकिस्तान पर आपको लगता है को भुगतना पड़ सकता है? आप पहले ही हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जाहिर है वो उस तरह अच्छे ताल्लुकात नहीं, हम तो यही कह सकते हैं कि कशीदा ताल्लुकात हैं, स्पेशली एब्सोल्युटली नॉट के बाद। और इसके बाद जब अमेरिका ने इन्वाइट किया पाकिस्तान को, उसके बावजूद पाकिस्तान वहाँ पर नहीं गया, तो क्या पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ सकता है आने वाले वक्त में? हमारे वजीर खजाना ये कह चुके हैं कि IMF की जो सख्त पाबंदियां हैं अमेरिका की वजह से हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जो अमेरिकन रिलेशनशिप है वो बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर। देखिए, पाकिस्तान में बड़े अरसे से अमेरिकन एम्बेसडर मौजूद नहीं थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे वॉशिंगटन DC में जो नए एम्बेसडर साहब गए थे उनकी नॉमिनेशन की एक्सेप्टेंस, ये दो चीजें, और बाइडन साहब का बिल्कुल इस पे इंटरेस्ट ना लेना, लोअर लेवल लोग आते रहे हैं जिनसे कम्युनिकेशन चलाई जा रही है, ये सारे अंदिया है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप एट द लोएस्ट लेवल है। लेकिन इसमें मैं समझूंगा कि कभी भी डिप्लोमेसी में कहते हैं नेवर क्लोज द लास्ट विंडो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि वेस्ट और अमेरिका जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल टूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को वो मैनेज करते हैं, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करें। फेडएफ का इजलास अभी चल रहा है, खुदा ना करे उसमें कोई इस तरह का फैसला आए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट ना करें। बहुत जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़कर आप फॉरेन दौरे करें, अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करें, एडवोकेसी करें उसकी। बहुत जरूरी है। खान साहब बड़े अरसे से यूरोप के दौरों पर नहीं गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जाके दुनिया को अपने फ्यूचर के बारे में बताएं कि फिर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग है। और अगर आप चाइना और रशिया के कैंप में जाते हैं तो इस वक्त जिस तरीके से अमेरिकन मूड बना रहे हैं कि चाइना को, तो क्या ये अमेरिका समझ रहा है, दुनिया समझ रही है कि हम एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं, चाइनीज और रशियन ब्लॉक का हिस्सा हम बन चुके हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने नोट किया होगा कि खान साहब अपनी हर स्पीच के अंदर अमेरिका को ना सिर्फ स्लब करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, अफगानिस्तान में उनकी जंग के बारे में क्रिटिसिज्म होता है, तो ऑफ कोर्स दे आर वाचिंग, दे आर स्टडिंग कि आपका माइंडसेट क्या है। और पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को वेस्ट इज वाचिंग इट वेरी क्लोजली। और मेरे ख्याल में इसको इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन पाकिस्तान इज राइट नाउ।
इसके बारे में आपको लाहेबल इख्तियार करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूट्रल रहें और न्यूट्रल अप्रूव करें, सिर्फ बातों से नहीं, प्रूव करके बताएं कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा तारड़ साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।